नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दुबई स्थित कंसोर्टियम सी लिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने आरोप लगाया है कि 2018 में उसे इस प्रोजेक्ट का शीर्ष बोलीदाता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में नियम बदलकर अनुबंध अडानी समूह को दे दिया गया। धारावी करीब 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैली है और 10 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। सी लिंक का कहना है कि उसने परियोजना के लिए 4 अरब डॉलर की बैंक गारंटी तैयार की थी, लेकिन सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया और 2022 में नए मानदंडों के साथ फिर से बोली मंगाई, जिसमें वह अयोग्य घोषित कर दी गई। कंपनी का आरोप है कि ये बदलाव उसे जानबूझकर बाहर करने के लिए किए गए। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सी लिंक की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2018 से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है और परियोजना के भुगतानों को निगरानी खाते से संचालित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। बिहार के मोकामा विधानसभा चुनाव में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। प्रचार के दौरान लल्लन सिंह ने समर्थकों से कहा कि वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर में पैक कर देना, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ें तो साथ ले जाकर वोट गिरवा देना। उनके इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी ने आरोप लगाया कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। मामला बढ़ने पर चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही पटना जिला प्रशासन ने वीडियो जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लल्लन सिंह हाल ही में जेल में बंद जेडीयू नेता अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। प्रशासन ने उनकी रैली में अनुमति से अधिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि लल्लन सिंह को आयोग क्या सजा देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार और सुशासन देने वाले नेता की रही है, लेकिन दी वायर हिंदी की एक रिपोर्ट ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने पटना के पौष इलाके पेली रोड के पास स्थित शिव राधिका कॉम्प्लेक्स में एक आलीशान पेंट हाउस उपहार में दिया। यह गिफ्ट डीड 15 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले दर्ज हुई थी। दस्तावेजों के अनुसार यह 2160 वर्ग फुट का फ्लैट करीब 91 लाख रुपए के विलेख मूल्य पर दर्ज है, लेकिन बाजार मूल्य 1.5 से 1.7 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। इस संपत्ति में 2 कार पार्किंग, टेरेस और सर्वेंट रूम भी शामिल हैं। लल्लन सिंह ने दस्तावेज में लिखा कि उन्होंने यह घर प्रेम और स्नेह से निशांत को दिया। रिपोर्ट बताती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पेंट हाउस में कई बार जा चुके हैं। इस खुलासे के बाद नीतीश की बेदाग छवि पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि निशांत राजनीति से दूर रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देते हैं। चुनाव से ठीक पहले बिहार में नया सियासी धमाका हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे आरके सिंह ने राज्य के बिजली विभाग में 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आरके सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के कई अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि यह घोटाला एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है, जिसे बढ़ी हुई कीमत पर लगाने की मंजूरी दी गई। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में तूफान आ गया है, क्योंकि आरके सिंह कभी खुद भी नीतीश की सरकार में मंत्री रहे हैं और अब चुनाव से ठीक पहले उनका यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरके सिंह के बयान पर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 2017 से 2024 तक देश के ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। अब वे बिहार में हुए मुदानी महाघोटाले पर स्वयं बोल रहे हैं। ये बिहार से ही आते हैं और भाजपा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। क्या और भी अंदर के लोग सच बोलने की हिम्मत दिखाएंगे? आरके सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे आरके सिंह ने कही है। मोदी प्लस अडानी की सांठ-गांठ और भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जोड़ी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सच सबके सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार
तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता देना है। तेजस्वी की यह घोषणा नीतीश कुमार सरकार द्वारा 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने के एक दिन बाद आई है। किसानों के लिए उन्होंने मुफ्त बिजली, फसलों पर बोनस और सिंचाई सुविधाओं का वादा किया। उन्होंने कहा कि धान पर MSP के अलावा 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थानीय नियुक्ति और PACS प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दरभंगा में रैली करते हुए नीतीश कुमार सरकार की महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की योजना पर बयान दिया। शाह ने कहा कि हाल ही में मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक अमाउंट यानी प्रत्येक को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि RJD ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह अमाउंट वापस लिया जाए। शाह ने जीविका दीदियों से अपील करते हुए कहा कि लालू और तेजस्वी को भूल जाइए, उनकी 3 पीढ़ियां भी आ जाएं, तब भी वे यह पैसा आपसे वापस नहीं ले सकते। बिहार चुनाव के बीच NDA विरोधी खेमे में नया विवाद तब शुरू हुआ जब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने RJD नेता तेजस्वी यादव की उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने उन्हें कट्टरपंथी कहा था। तेजस्वी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि महागठबंधन में ओवैसी को क्यों शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कट्टरपंथियों के लिए जगह नहीं है। इस पर ओवैसी ने कहा कि यह टिप्पणी मेरे धर्म और सीमांचल के लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि मेरी टोपी और दाढ़ी देखकर तेजस्वी ने यह बात कही। वह मोदी के छोटे भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मंगलवार को जब पत्रकारों से इस पर तेजस्वी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। बता दें कि सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद AIMIM ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मुसलमान और यादव वोटर परंपरागत रूप से RJD का मुख्य समर्थन माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर उतरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ एक बड़ी विरोध रैली का नेतृत्व किया। TMC ने इस प्रक्रिया को भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की छिपी हुई धांधली बताया है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ रेड रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से मार्च की शुरुआत की। यह रैली करीब 3.8 किलोमीटर लंबी थी और जोरा सांको ठाकुर बाड़ी यानी रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर समाप्त हुई। हजारों TMC कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और पोस्टर लिए नारे लगाते हुए शामिल हुए। ममता बनर्जी पारंपरिक सफेद साड़ी और चप्पल में चलते हुए लोगों का अभिवादन कर रही थी, जबकि अभिषेक बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे एक लेख में नेहरू गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए कहा कि दशकों से एक ही परिवार भारतीय राजनीति पर हावी रहा है और अब समय आ गया है कि वंशवाद की जगह योग्यता को महत्व दिया जाए। हालांकि थरूर खुद उसी व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं जिसे वे अब गलत बता रहे हैं। राजीव गांधी की सिफारिश पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र में पद मिला और कांग्रेस टिकट पर मंत्री बने। आलोचकों का कहना है कि थरूर का यह हमला सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। वहीं उन्होंने बीजेपी में मौजूद वंशवाद पर चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि थरूर पार्टी में योग्यतावादी चेहरा बनकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के दौरे पर आए इस्राएल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने मंगलवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। गिदोन सार ने कहा कि भारत ही भविष्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत एक वैश्विक महाशक्ति है जबकि इस्राएल एक क्षेत्रीय ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद पीएम मोदी नेतन्याहू को फोन करने वाले पहले विश्व नेता थे जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इस्राएल दोनों आतंकवाद की चुनौती से जूझ रहे हैं, इसलिए दुनिया को आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।